स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट कोड 2004 के बारे में, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें पहला चैप्टर है जो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं, उनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। चैप्टर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पैसिव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसका जो सबसे छोटा कंपोनेंट है, सबसे छोटा अवयव है, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। सबसे छोटा अवयव एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि एक देश की सबसे छोटा अवयव क्या है, देश के लिए एक जो उसका एक सिटीजन है वो सबसे छोटा कंपोनेंट है। वैसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी आप देखेंगे उसके लिए सबसे छोटा कंपोनेंट है पैसिव एलिमेंट्स हैं, जो कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये मेनली पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। पैसिव बच्चों मतलब क्या? पैसिव मतलब जो एनर्जी को दे नहीं सकते हैं, जिनके अंदर एनर्जी सोर्स उपलब्ध नहीं रहता है, जो एनर्जी को बढ़ा नहीं सकते हैं, एनर्जी लेवल को इन्हांस नहीं कर सकते हैं, केवल एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं या फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, वो एनर्जी लेवल को बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसे अवयवों को बोलते हैं बच्चों पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स मतलब निष्क्रिय अवयव। देखिए बच्चों, परिभाषा है, ये नोट्स आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। निष्क्रिय अवयव वे अवयव होते हैं जिनमें ऊर्जा स्रोत अनुपस्थित होता है और ये अवयव ऊर्जा के लेवल को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ट्रांजिस्टर है बच्चों, ये आपका पैसिव एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके एनर्जी लेवल को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये एनर्जी लेवल को एम्पलीफाई कर सकता है। एज एन एम्पलीफायर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजेटी में आपने पढ़ा होगा, एज एन एम्पलीफायर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 24 वोल्ट ये VCC हो गया बच्चों। ये एम्पलीफायर बाइसिंग सर्किट है, ये एम्पलीफायर इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, तो इसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एम्पलीफायर। इसलिए ये आपका पैसिव एलिमेंट नहीं है। पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? पैसिव एलिमेंट मेनली हैं एक रेजिस्टेंस, इसको हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं, कैपेसिटेंस C जिसको संधारित्र कहते हैं, प्रेरक मतलब इंडक्टेंस, अंग्रेजी में इंडक्टेंस, हिंदी में प्रेरक। प्रेरक कुछ नहीं, एक कुंडली है। चोक आपने देखी होगी, जो पुराने जमाने में ट्यूबलाइट होती थी, ट्यूबलाइट में एक चोक लगाते थे। चोक क्या है? चोक एक आयरन कोर में कॉपर के वायर को वाउंड कर देते हैं, तो ये चोक कहलाती है। चोक क्या करती है? चोक मैग्नेटिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर देती है। देखिए, जब भी इस कॉइल में आप करंट फ्लो करेंगे तो करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाती नहीं है, एनर्जी लेवल कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, ये है, ऐसे इंडक्टेंस काम करता है। ये जो है इनको फ्लक्स लाइंस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैपेसिटेंस एक है संधारित्र, ये क्या है? ये बच्चों संधारित्र कुछ नहीं रहता है, ये जो आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ये इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के रूप में स्टोर कर लेता है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा, मेनली कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस कुछ नहीं है, दो प्लेटें हैं, मेटेलिक प्लेटें,
जिनके बीच में ये इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। इलेक्ट्रोलाइट की विशेषता क्या होती है? इसमें रहते हैं डाइपोल्स। डाइपोल्स मतलब डाइपोल आपने देखा होगा, पढ़ा होगा 12th में, 2 पोल होते हैं इसमें, एक पॉजिटिव पोल रहता है, एक निगेटिव पोल रहता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह ये पॉजिटिव एक पोल रहता है, निगेटिव पोल रहता है। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर ये टेढ़े मेढ़े ऐसे भी ऐसे पड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे पड़े रहेंगे। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक के ऊपर प्लस और माइनस प्लेट में दे देते हैं, चार्ज देते हैं, वैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक, ये जो डाइपोल्स हैं, इनमें डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन करंट बोलते हैं। विस्थापन क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि ये जो आपके डाइपोल जो टेढ़े मेढ़े पड़े थे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में, ये रोटेट हो जाते हैं। रोटेट होके एक ही डायरेक्शन में, वो कौन सी रहेगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सारे डाइपोल्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ? तो हुआ क्या? हुआ ये बच्चों, ये जो आपका कैपेसिटर था ये चार्ज हो गया। कैपेसिटर चार्ज हो गया, मतलब कि जो आपने इसको इलेक्ट्रिकल करंट जिसमें DIC, वो क्या हो गई? वो डाइपोल्स को रोटेट करके डिस्प्लेसमेंट करंट में कन्वर्ट होके इसने एनर्जी को स्टोर कर लिया। इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम है आपके कैपेसिटर का, संधारित्र का। प्रेरक का आपको बता दिया गया। प्रेरक कैसे काम करता है? अब बच्चों बात करेंगे डिटेल में प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, प्रतिरोध मतलब किसी चीज का विरोध करना। किसका विरोध करेगा? प्रतिरोध बच्चों हमेशा जो करंट का फ्लो रहता है, करंट के चलने का विरोध करता है, रोकने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में अब पढ़ेंगे कि ये प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा प्रतिरोध, इसका कलर कोड क्या रहता है, सबके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इन अवयवों से निर्मित परिपथ निष्क्रिय परिपथ कहलाता है। बच्चों बता रहे हैं, एक बार बताया आपको पैसिव एलिमेंट के बारे में। ठीक है, अब पैसिव एलिमेंट बताने के बाद ये बता रहे हैं पैसिव सर्किट किसको कहते हैं। देखिए बच्चों, जिसमें ट्रांजिस्टर आ गया, जिसमें पावर एम्प्लीफिकेशन क्वालिटी आ गई जिस सर्किट में, वो आपका पैसिव नहीं एक्टिव सर्किट हो जाएगा। एक्टिव मतलब उसमें अगर आप कुछ एंटर करेंगे तो वो उसको एनहांस करके बाहर भेजेगा, उसको बढ़ा के भेजेगा। एम्पलीफायर सर्किट एक्टिव सर्किट है। इसलिए पैसिव सर्किट के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें आपके पैसिव एलिमेंट रहते हैं वो पैसिव सर्किट है। जैसे कि ये दो सर्किट का एग्जांपल है। और अगर कोई भी सर्किट जिसमें कि रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, कोई भी सर्किट जिसमें ये पैसिव एलिमेंट है, केवल ट्रांजिस्टर, बीजेटी, ओप एम्प, थायरिस्टर, ये सब जहाँ नहीं है वो आपका पैसिव सर्किट है। ठीक है बच्चों, समझ गए। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मुख्यतः इसमें एक्टिव पैसिव सर्किट में नहीं आती हैं, वो एक्टिव सर्किट में आते हैं क्योंकि वो एनर्जी लेवल को घटा बढ़ा सकती हैं सिग्नल के। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रतिरोध की परिभाषा देख लेते हैं। प्रतिरोध परिपथ में धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इसकी इकाई ओम रहती है। ओम बच्चों इसको मानते हैं, जो इसकी SI यूनिट है वो ओम रहती है। ओम को
ये आपका सिंबल है ओम का। ओम को सिंबल में, क्योंकि अगर आप ओ हम लिखेंगे तो इसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपका स्मॉल सिंबल है ओम। रेजिस्टेंस को ओम, कंडक्टेंस बच्चों क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसको मोह बोलते हैं। मोह, ओम का उल्टा मोह, ओम नीचे मोह ऊपर, कंडक्टेंस मोह, रेजिस्टेंस ओम। ठीक है बच्चों। इसी तरह रेजिस्टिविटी आती है, कंडक्टिविटी आती है, वो अभी आगे आ रही है। ठीक है, आगे बात करेंगे उसकी। तो बच्चों प्रतिरोध की परिभाषा हो गई। इसकी इकाई ओम है। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है, तो नॉर्मल नोमेनक्लेचर है। प्रदर्शित करने का तरीका है वो आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं, जैसे कि आपको सर्किट में रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे, ये रिप्रेजेंट होता है मेन सर्किट में रेजिस्टिव एलिमेंट। रेजिस्टेंस को सर्किट में प्रदर्शित करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटेंस ये रहा आपका, इंडक्टेंस ये रहा। ये रिवाइज हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों। अब देखिए रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर, किन आपके जो कारक है उन पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों। देखिए रेजिस्टेंस है आर। किसी भी धातु के तार का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देखिए बच्चों दो चीजें हैं। एक समानुपात रहता है, समानुपात मतलब समान रूप से बढ़ता घटता है। एक अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है बच्चों। तो जो किसी चालक धातु के तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती रहता है। और उसके अनुप्रस्थ काट पहले बच्चों समझते हैं क्या होता है। जैसे ये कोई तार है, इसको आप ऐसे काट दो, सीधा सीधा परपेंडिकुलर चाकू से काट दो, तो इसका जब आप काट के इस सिरे को देखेंगे तो ये सीधा कुछ ऐसा दिखेगा, गोल गोल तार रहेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये जो एरिया, जो शेडेड एरिया है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ मतलब परपेंडिकुलर काटा गया है। इसका जो एरिया ए है उसको कहते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया के जो रेजिस्टेंस रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है 1/A। ऐसा क्यों बच्चों? देखिए जैसे कि करंट क्या है, धारा क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। धारा है आवेश प्रवाह की दर को। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन समझ लो आप। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, बहता है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, इसकी दर को, मतलब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन कहीं से पास हो रहे हैं, बह रहे हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में पास होंगे, धारा की मात्रा उतनी ज्यादा। ठीक है बच्चों। तो जैसे ये जितना बड़ा क्षेत्रफल होएगा, जितना जगह ज्यादा होगी, उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि कोई पानी का पाइप रहता है, जितना मोटा पाइप रहेगा उसकी कैपेसिटी पानी को फ्लो करने की उतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चों। उसी तरह जो धारा प्रवाह की क्षमता है, वो तार जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा क्षमता होगी धारा प्रवाह की। ठीक है बच्चों। इसीलिए जितना ज्यादा धारा प्रवाह की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है बच्चों। प्रतिरोध उतना कम होगा। तो एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, मतलब कि ये अनुक्रमानुपाती हुआ। ठीक है। अब देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो गया।
अब इन दोनों इक्वेशन को जब कंबाइंड करके लिख देंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाय A हो गया। ठीक है बच्चों, जो ये रो L है, रो बच्चों, ये रो क्या है? रो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये क्या होता है? अब देखिए बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बेसिकली जब भी आपका ये इस तरह के फार्मूले बनाए जाते हैं, प्रोपोर्शनल अपन को पता चल जाता है किन किन चीजों पे ये निर्भर कर रहा है। तो बराबर करने के लिए अपन को पता है कि इसके बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसके बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस घटता है, पर रेजिस्टेंस बराबर किसके होगा उसके लिए एक कांस्टेंट लगा दिया जाता है, उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस केस में लगाया गया है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। रो से इसको डिनोट करते हैं। ये किसी भी धातु के लिए एक कांस्टेंट रहती है, ये उसकी लंबाई पे निर्भर नहीं करती बच्चों। किसी तार की लंबाई पे रजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका रेजिस्टेंस। ये फार्मूला याद कर लेना, ये आपका फाइनल ईयर तक ये इस्तेमाल में आता है। अब बच्चों चलेंगे, पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम ने क्या बताया? ओम ने बताया किसी बंद डीसी सर्किट में अगर आप वोल्टेज कनेक्ट कर देते हैं और उस बंद डीसी सर्किट जहाँ पे है वहाँ का टेम्परेचर और उस एलिमेंट की फिजिकल कंडीशन, मतलब कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई में बदलाव नहीं किया जा रहा है, टेम्परेचर में बदलाव नहीं किया जा रहा है, तो उस समय जो धारा प्रवाहित होती है उस सर्किट में वो अप्लाइड वोल्टेज V के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, V is directly proportional to I या फिर I is directly proportional to V, और इसके लिए फिर से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, V बराबर I इंटू R। R ही को अपन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा ओम का नियम। ये आपका फाइनल ईयर तक ये आपको काम में आएगा। ठीक है बच्चों, अब पावर के बारे में बात करेंगे। पावर क्या होती है? देखो बच्चों, पावर जो है, पावर P, V और I के मल्टीपल को कहते हैं। किसी भी कंडीशन में वोल्टेज और करंट के गुणनफल से अपन को पावर पता चल जाती है। किसी भी सर्किट में देख लेंगे आप, AC, DC। AC के केस में क्या हो जाता है? AC के केस में VI कॉन्जुगेट हो जाता है। कॉन्जुगेट इसलिए क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स करंट आ गई है, फेज डिफरेंस आ जाता है बच्चों। ये अपन AC सर्किट में पढ़ेंगे, ये फेज डिफरेंस क्या होता है, ये क्यों आता है। बेसिकली ये आता है आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट को सर्किट में यूज करते हैं, और आपका जो एनर्जी सोर्स है अगर साइनोसॉइडल देते हैं तो फिर ये काम हो जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, पर बेसिकली जो मेन आपका फार्मूला है जो पावर का, अपरेंट पावर हमेशा P इज इक्वल टू V इंटू I होता है। VI इन केस ऑफ DC एंड V इंटू I कॉन्जुगेट इन केस ऑफ AC। अपरेंट पावर। अब DC के केस में क्या होता है बच्चों, ये सब आपका AC सर्किट में कवर होगा। अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये सब आपका AC सर्किट में कंप्लीट होगा। AC सर्किट में तीनों अलग होती हैं।
और डीसी सर्किट में अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर ये तीनों एक ही होती है और बराबर होती है डीसी सर्किट में। तो फिलहाल अपन डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। अब V इज इक्वल टू आई आर रख दिया है। अभी पढ़ा ओम के नियम में P करंट के फॉर्म में पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वोल्टेज के फॉर्म में करंट का वोल्टेज के फॉर्म में पावर का फार्मूला V स्क्वायर अपॉन आर, और जो बेसिक फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है बच्चों, ये तीनों आपका ये इस नोट्स में एक्सप्लेन किया गया है और ये तीनों आपको बच्चों याद रखना है क्योंकि ये आगे बहुत यूज में आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका सर्किट बना के दिखाया गया है। देखिए इसमें आपका ओम के नियम को, पावर को समझाने के लिए बैटरी लगा दी है, रेजिस्टेंस लगा दिया है। जो अपन फार्मूले दिख रहे थे V इज इक्वल टू आई आर, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, ये कहाँ से आया, ये V कहाँ से आया, ये I कहाँ से आया, ये ऐसे आया। ये एमीटर लगा रखा है बच्चों, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये वोल्टमीटर लगा रखा है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। इससे ये अपन रीडिंग ले लेते हैं। जो प्रैक्टिकल करेंगे लैब में अपन, तो ये रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग से सारे कैलकुलेशन पता चल जाते हैं। जब अपन देखते हैं फार्मूले में रख के, अगर आपको वाट मीटर लगा देंगे तो आपको पावर भी आ जाएगी, पता लग जाएगी। तो जब आप पावर निकालेंगे फार्मूले से और करके देखेंगे प्रैक्टिकल, पावर वाट मीटर लगा के या B और A को मल्टीप्लाई करके देखेंगे बच्चों, दोनों केस में सेम आता है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि आपको जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है और जो आपको लैब में मिलेगा वो सेम रहेगा बच्चों। थ्योरी आपकी कंफर्म हो जाएगी वर्कशॉप के साथ। ठीक है बच्चों, अब प्रतिरोध के अपन प्रकार देखेंगे। देखो बच्चों, ये प्रतिरोध बहुत जगह काम आने वाली चीज है। आप कहेंगे जो धारा को रोक रहा है उसका क्या काम? बच्चों, धारा को कंट्रोल करने में बायसिंग सर्किट आपने EL204 में पढ़े होंगे, जिसमें कि आपने बायसिंग सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस का प्रयोग हुआ है। और आपने जब एमीटर बायस सर्किट पढ़ा होगा तो फिर नीचे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं RE, जो कि आपको स्टेबिलिटी उसकी बढ़ा देता है, क्योंकि ये IC आपकी जो कलेक्टर करंट है इसकी वृद्धि को रोकता है। समझ गए बच्चों? टेम्परेचर की वृद्धि के साथ इसकी वृद्धि को रोकता है ये RE के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस क्योंकि बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग पावर कैपेसिटी के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे प्रतिरोध आपने देखा होगा छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस तरह का कुछ प्रतिरोध रहता है, बहुत छोटा सा रहेगा ऐसे, और उसमें धारियां बनी रहती हैं, लाल पीला नीला, लास्ट में रहती है एक धारी गोल्डन रहती है। तो ये आपका कार्बन कैपेसिटर है, कार्बन कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, अब कार्बन कैपेसिटेंस में टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस टॉलरेंस क्या होता है बच्चों? पहले तो ये छोटा रेजिस्टेंस देखा है आपने, प्रकार पहले बता देते हैं आपको। ये छोटा सा रेजिस्टेंस बहुत छोटा रहता है, इसकी लंबाई करीब 1 सेंटीमीटर रहती होगी। ये 1 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा 1 सेंटीमीटर। एक कार्बन रेजिस्टेंस हो गया। एक आपने वुंड रेजिस्टेंस, वायर वुंड रेजिस्टेंस लैब में जो आप इलेक्ट्रिकल लैब में देखेंगे, एक बड़ा सा एक रहेगा सिरेमिक का मटेरियल रहेगा, चीनी मिट्टी का
ट्यूब रहेगी, उसके ऊपर इसे तार लपेटा रहेगा और एक आपका प्रोब रहेगा जिसको जो कि आगे हैंडल से कनेक्टेड रहता है बच्चों। ये हैंडल घुमाते हैं, ये प्रोब आगे पीछे होता है जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो बच्चों ये वो वायर वुंड रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है बच्चों, वायर वुंड रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसका इस्तेमाल जैसे मैंने बताया कि अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल रहता है। तो ये जो आपका कार्बन रेजिस्टेंस रहता है इसकी पावर कैपेसिटी बहुत कम रहती है। तो ये जितने भी रेजिस्टेंस रहते हैं, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस, तो जितने भी ये रेजिस्टेंस रहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आपका टीवी हो गया, आपका बूफर हो गया, आपका स्पीकर की जो एम्पलीफायर होता है वो हो गया, और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रहते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, तो आपका SMPS हो गया, वहां पे जो आप रेजिस्टेंस देखेंगे वो आपके ये वाले रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो आपको वायर वुंड रेजिस्टेंस दिखाया था ये वाला सिरेमिक ट्यूब के ऊपर ऐसे प्रोब लगने वाला, हैंडल से कनेक्शन वाला, तो बच्चों ये रेजिस्टेंस मेनली आपको दिखेंगे जहां पावर सर्किट होता है। पावर सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजर इक्विपमेंट रहते हैं। जैसे कि क्रेन हो गया, बच्चों आपने क्रेन देखी होगी, फैक्ट्री में रहती है ओवरहेड क्रेन। ओवरहेड क्रेन में क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस लगे होते हैं। रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्रेकिंग करनी रहती है बच्चों। डायनेमिक ब्रेकिंग पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो वहां पे क्या करते हैं, जब हीट डिसिपेट करनी रहती है रेजिस्टेंस के माध्यम से, डायनेमिक एनर्जी मतलब कि जो आपकी रोटेशन एनर्जी है इसको हीट में डिसिपेट करके ब्रेक लगाते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग में मेनली बच्चों। तो जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसकी पावर बहुत ज्यादा रहती है तो वो रहता है बच्चों वायर वुंड रेजिस्टेंस। या फिर रेजिस्टेंस को आपको बदलना रहता है लैब में, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बदल के आपकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर रहती है बच्चों, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं अपन रेजिस्टेंस को बदल के, वो लैब में अपन करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे वायर वुंड रेजिस्टर करते हैं। और एक होता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दो प्रकार के मेनली रेजिस्टेंस रहते हैं, एक स्थिर प्रतिरोध और एक प्रतिवर्ती मतलब वेरिएबल जो बदल सकता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या है, पॉट देखा होगा आपने, पॉट। पॉट क्या होता है, पॉट जैसे बच्चों आप घर पे आपने ट्यून करा होगा, ट्यून रेडियो ट्यून करते हैं, उसमें वेरिएबल कैपेसिटेंस रहता है, उसकी नॉब को आप चेंज करते रहते हैं, नॉब को आप चेंज करते रहते हैं तो चैनल चेंज होते हैं। मेनली हो क्या रहा होता है, कैपेसिटेंस आपका चेंज हो रहा होता है। उसी तरह पॉट रहता है, पॉट क्या करता है बच्चों, आपके रेजिस्टेंस को चेंज करता रहता है। कैसे चेंज करेगा बच्चों, देखो इसमें मेनली ऐसे एक रेजिस्टेंस रहता है, फिक्स रेजिस्टेंस रहता है, इसमें एक ये पॉट लगा देते हैं, इसको वोल्टेज सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। और ये आपका जहाँ लोड आपको कनेक्ट करना है लोड कनेक्ट कर देते हैं। ये जितना आपका ऊपर नीचे करेंगे नॉब वैसे आपका वो चेंज होता रहेगा, वोल्टेज चेंज रहेगा। अगर ये आपका R1 है और ये पूरा आपका R है तो आपका जो V डैश मिलेगा आपका यहाँ पे V डैश इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R। ये पोटेंशियोमीटर से आपने मेनली किया क्या, पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया, पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया, ये है पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस अपन कितना भी पोटेंशियल, फिक्स वोल्टेज से कितना भी वोल्टेज अपन ले सकते हैं।
अब बच्चों बात करेंगे कुछ स्पेशल रेजिस्टेंस के बारे में। स्पेशल रेजिस्टेंस क्या रहते हैं, जिनका काम, स्पेशल रेजिस्टेंस का काम स्पेशल एप्लीकेशन में होता है। स्पेशल एप्लीकेशन मतलब जैसे थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर का काम क्या रहता है बच्चों, थर्मिस्टर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कम होता है। थर्मिस्टर बेसिकली बच्चों एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ रेजिस्टेंस होता है। सेमीकंडक्टर की बच्चों प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है, देखो EL204 में, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी बच्चों, धारा प्रवाह बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो फिर इससे अपन पता चल जाएगा अपन को कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये काम है थर्मिस्टर का, पता लगाना कि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। इसका उपयोग अपन टेम्परेचर सेंसर में करते हैं, टेम्परेचर सेंसर की तरह करते हैं। और इसका आपको कंपनसेशन आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर से कंपनसेशन करना आपने थर्मल रनअवे आपको पढ़ाया गया है बच्चों, EL204 के लेक्चर में देखना थर्मल रनअवे पढ़ाया गया है। वहाँ भी थर्मिस्टर का प्रयोग करके कंपनसेट कर सकते हैं, उस थर्मल रनअवे को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा सकते हैं ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। ठीक है बच्चों, इस बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोध का मान ताप पर निर्भर करता है और इसमें ताप सूचकांक टेम्परेचर सेंसर का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग उच्च आवृत्ति मापन, थर्मल रिले, तापक्रम मापन तथा तापक्रम संचालित नियंत्रण युक्तियों का प्रयोग में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा थर्मिस्टर के बारे में। अब वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, जो वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा। तो बच्चों जैसे स्टेबलाइजर होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट रिले जैसे है, वोल्टेज डिपेंडेंट रिले क्या करेगा, जैसे रेजिस्टेंस है, ये आपके घर में बिजली आ रही है 230 वोल्ट, और 230 वोल्ट से वोल्टेज बिजली बढ़ गई तो ये रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये रिले को ऑपरेट कर देगा। तो ट्रांसफार्मर लगा होगा जो आपके स्टेबलाइजर में, उसकी टैपिंग चेंज हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा बच्चों। जैसे जो फ्रिज रहता है, फ्रिज के अंदर स्टेबलाइजर लगा रहता है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी वोल्टेज स्टेबलाइजर है वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कहते हैं इसको। तीसरा है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, LDR। तो बच्चों LDR का प्रतिरोध प्रकाश की तीव्रता के अनुसार बदलता है। यह कैडमियम सल्फाइड का बनाया जाता है। प्रकाश अवशोषण के लिए प्लास्टिक केस के ऊपर खिड़की बनाई जाती है। यह विंडो लाइट सिस्टम को कंट्रोल करने के काम में लाई जाती है बच्चों। इसका प्रयोग अपन कर सकते हैं लाइट कंट्रोलिंग, जो आपकी जैसे कि रोड लाइट है, रोड लाइट शाम होती है तो अपने आप से जल जाए, अपने आप से बुझ जाए, लाइट आए तो लाइट बुझ जाए, सूरज उगे तो लाइट बुझ जाए, सूरज ढले तो लाइट जल जाए। तो इसके लिए अपन LDR का प्रयोग करते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, बाकी जानकारी आपको फोटो डायोड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों मेजरमेंट देखेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में बच्चों क्या होता है, जैसे कि आपको कार्बन रजिस्टर में बताया गया था, धारियां रहती हैं कलर की, लास्ट में एक धारी रहती है। तो ये बेसिकली बनाया क्यों जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ताकि एक इतना छोटा रेजिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर करीब लंबा है बच्चों,
उसमें आपको उसकी वैल्यू कहाँ लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे उसकी वैल्यू, तो उसके लिए इसकी कलर कोडिंग की जाती है। तो उसके लिए आपको पहचान जाओ आपकी ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, कितने किलो ओम का रेजिस्टेंस है, उसके लिए कलर कोडिंग के माध्यम से अपन जान सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। ये रहा कलर कोडिंग। बच्चों मेनली कितनी धारियां होती हैं? मेनली 3 धारियां रहेंगी। 3 धारियां रहेंगी, 1 2 3 रजिस्टर में, और एक चौथी धारी कुछ दूरी पे रहेगी, कुछ दूरी पे रहेगी। और ये धारी मेनली आपका या तो रहेगी सुनहरी, या तो रहेगी चांदी के रंग की, या तो रहेगी कोई कलर नहीं रहेगा। तो सुनहरी जो रहेगी वो आपका टॉलरेंस, बेसिकली जो दूर वाली रहती है ये कितना बदल सकता है, ±5% टॉलरेंस बताता है बच्चों। टॉलरेंस कितना अंतर आ सकता है, 5% से 10% तक का अंतर आ सकता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो देखिए होता क्या है, कौन कौन से कलर आ सकते हैं, कौन कौन से आपके उसके अकॉर्डिंग की कैसे वैल्यू पहचानते हैं। तो पहला रंग जो रहेगा बच्चों, देखिए पहले कलर आपको याद रखना है। इसको याद करने का एक तरीका है, आप चाहे तो इसको अपनी तरह से याद कर सकते हैं, पर बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। ठीक है बच्चों, ये याद करने का तरीका है, पर ये आपको याद होना चाहिए। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। ठीक है बच्चों, बी मतलब ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन ये याद रखना पड़ेगा। 3 है ब्लैक ब्राउन ब्लू, 3 बी है तो ब्लैक से चालू होगा। ब्लैक ब्राउन सबसे पहले, सबसे डार्क, लाइट डार्क, लाइटेस्ट डार्क सबसे लास्ट में, ये याद कर सकते। बी रॉयल रेड, O ऑरेंज, Y येलो, G ग्रीन, B ब्लू, B वायलेट, G ग्रे, W वाइट। ठीक है बच्चों, ये आपको बताता है, इसकी नंबरिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, नंबरिंग कर ली 9 तक। ठीक है, अब पहली लाइन है आपकी, पहली लाइन में आपको ये दिखाएगा बी रॉय गेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट। तो जो नंबर वाला आपका कलर होगा वो आप लिख देंगे। मान लेते हैं ये पहला कलर रेड है, रेड है तो अपन रेड देखेंगे क्या है, 2 लिख दिया। अब दूसरा नंबर लिखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर मान लेते हैं ब्लैक है तो 0 लिख देंगे बच्चों। अब तीसरा रंग मेन इम्पोर्टेंट है, तीसरा रंग है मान लेते हैं ग्रीन है तो 10 to the power 5, तो इसमें लिखेंगे into 10 to the power 5। और चौथा कलर मान लेते हैं अपन का गोल्डन है, तो ±5%। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 10 to the power 5 को बदलेंगे तो 10 to the power 2 इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा 2000 into 10 to the power 3 into ±5%, मतलब 2000 किलो ओम। इतना रेजिस्टेंस है बच्चों इसका, 2000 किलो ओम कलर कोडिंग के हिसाब से। ठीक है बच्चों, या फिर 2 मेगा ओम। ठीक है बच्चों, इतना रेजिस्टेंस है कलर कोडिंग के हिसाब से। ठीक है बच्चों, मेनली आपका किलो ओम में रेजिस्टेंस रहते हैं, 100 किलो ओम, 200 किलो ओम मैक्सिमम। मेगा ओम में बहुत कम रेजिस्टेंस रहते हैं। ठीक है बच्चों, कलर कोडिंग आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ रेजिस्टेंस और बेसिक एलिमेंट
पैसिव एलिमेंट आपको क्लियर हो गए। अब बाकी जानकारी आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।